हेलो गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया एबनॉर्मल साइनस रिदम, कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक कार्डियक रिदम। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक्टोपिक कार्डियक रिदम क्या होता है? जब भी कोई हमारा इरिटेबल फोकस है जो हार्ट के अंदर है और ये ऐसे नोड के सिवा और कोई फोकस है तो इसे एक्टोपिक फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ऐसे नोड का रोल प्ले करेगा, मतलब कि वहाँ से हमारी बीट जनरेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये एबनॉर्मल फोकस जो है ये हमारा इम्पल्स जनरेट करेगा, थोड़े सेकंड्स के लिए भी कर सकता है और लंबे टाइम तक भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रिदम बनती है इसे कहते हैं एक्टोपिक कार्डियक रिदम या फिर इसे कहते हैं एक्टोपिक कार्डियक बीट। अगर एक बीट है तो, और अगर पूरी रिदम है लंबे टाइम तक है तो इसे कहते हैं कार्डियक एरिथमिया। ये जो न्यू रिदम होती है ये दो टाइप में क्लासीफाई हो रही है। एक है हमारा एक्स्ट्रा सिस्टोल, मतलब एक ही बीट है, और दूसरा है कार्डियक एरिथमिया। अभी एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब ये जो अर्ली या प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, ये आएगा हमारा नॉर्मल हार्ट बीट से पहले, तो इसे कहते हैं एक्टोपिक फोकस, ठीक है। और ये जो एक्टोपिक फोकस होता है ये हमारा कोई भी पार्ट, जो भी ऐसे नोड के अलावा कोई भी पार्ट है हार्ट का, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो एक्टोपिक कार्डियक इम्पल्स हो रहा है ये हमें एक्स्ट्रा हार्ट बीट देगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा हार्ट बीट के बाद कंपनसेटरी पॉज भी आएगा, क्योंकि नॉर्मल हार्ट बीट इसके बाद जब आएगी तब हमारा जो हार्ट है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सिस्टोल है, उसका कॉज क्या होता है? एक तो हमारा एक्टोपिक फोकाई है। एक्टोपिक फोकाई क्यों हो सकता है? मे बी ये लोकल इश्चेमिया है तो हो सकता है, कोई कैल्सिफाइड प्लाक है तो हो सकता है, या कोई इरिटेशन है जो एवी नोड को इरिटेट कर रहा है, तो सब कंडीशंस में एक्स्ट्रा सिस्टोल हो सकता है। अगर ये एक्स्ट्रा सिस्टोल एट्रिया से स्टार्ट हो रहा है तो इसे कह रहे हैं एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल या फिर इसे कहते हैं प्री मेच्योर बीट। ये जो एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल है या एक्स्ट्रा इम्पल्स है ये हमारे एट्रियल मसल में से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो पी वेव होगा ना वो प्री मेच्योर आएगा, कभी कभी दो ऐसे पीक भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके बाद जो पी आर इंटरवल है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है अगर हमारा जो एक्स्ट्रा बीट या एक्टोपिक बीट है वो बहुत जल्दी आ गया तो, ठीक है। हाँ, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं। अभी उसका सिग्निफिकेंस क्या है? एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल है ना, कभी कभी नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, कोई भी पेशेंट में उसे पता भी नहीं होता, ठीक है। या फिर पल्स डेफिशिएंट भी मिलते हैं, जैसे कि प्री मेच्योर बीट है कोई भी, इसकी वजह से जो वेंट्रिकल का फीलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगा, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर नहीं आएगा और इसकी वजह से एक पल्स नहीं आएगी, तो इसे कहते हैं पल्स डेफिशिएंट। या डेफिशिएंट हो रही है नंबर ऑफ रेडियल पल्स में, जैसे हमें हार्ट बीट मिल रही है पर इतनी पल्स नहीं आएगी। इसके बाद है वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल। अगर ये एक्स्ट्रा सिस्टोल वेंट्रिकल के मसल में से स्टार्ट हो रहा है तो इसे वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल कह रहे हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे नॉर्मल टी वेव के बाद आएगा। यहाँ पे ये देखो, ये नॉर्मल टी वेव, इसके बाद हमारा क्यूआरएस है। तो ये जो क्यूआरएस है वो नॉर्मल जैसा नहीं होगा, ये होगा वाइड होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पल्स है ना वो पास हो रहे हैं वेंट्रिकुलर मसल से, नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे में से नहीं पास हो रहे, ठीक है। और ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसका वोल्टेज हाई होगा और इसके बाद का जो टी वेव है ना यहाँ पे वो इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा सिस्टोल है तो इसके बाद कंपनसेटरी पॉज आएगा। और ये वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल हमें मिलेगा हार्ट डिजीज़ में, जैसे कि कोई इश्चेमिया है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ है तो उसमें भी एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रेजेंट होता है। बाकी की कंडीशंस जिसमें एक्स्ट्रा सिस्टोल होगा उसमें आ रहा है हमारा इमोशनल स्ट्रेस, कोई फिजिकल और मेंटल फटीग होगा, या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या अल्कोहल लिया है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की है, या हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर रिफ्लेक्सली कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन का स्टिमुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सिस्टोल मे बी प्रेजेंट। अभी इसकी मैकेनिज्म क्या है, कार्डियक एरिथमिया डेवलप होने की मैकेनिज्म क्या है? इसका एक मैकेनिज्म है एक्टोपिक फोकाई और दूसरा है री एंट्री मैकेनिज्म। एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। फोकाई ऑफ एक्साइटेशन, यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मली हमारा जो ऐसे नोड है वो हमारा पेसमेकर है, लेकिन कोई एबनॉर्मल कंडीशन में एवी नोड या बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर्स, कोई भी अगर एक्टोपिक फोकस जनरेट करेगा तो ये एक्साइट होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया सिंगल डिस्चार्ज है तो सिर्फ एक ही बीट आएगी, प्री मेच्योर बीट, या इसे एक्स्ट्रा सिस्टोल भी कहते हैं, और रिपीटेटिव डिस्चार्ज है तो टेकी एरिथमिया आएगा, ठीक है। इसके बाद है री एंट्री मैकेनिज्म, जिसे सर्कस मूवमेंट भी कहते हैं। ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है टेकीएरिथमिया का। इसमें क्या हो रहा है कि जो इम्पल्स है वो रिपीटेडली सर्कुलेट होता ही रहेगा एक क्लोज्ड पाथवे के अंदर, ठीक है। तो इसके कॉजेज में आता है हमारा ट्रांजिएंट कंडक्शन ब्लॉक, कहीं पे अगर कंडक्शन का ब्लॉक हो गया, या कोई एक्स्ट्रा बंडल है जिसे कहते हैं बंडल ऑफ कैंट, तो इसमें भी री एंट्री मैकेनिज्म प्रेजेंट होगी। तो अभी ट्रांजिएंट ब्लॉक में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिएंट ब्लॉक। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी एक्साइटेड टिश्यू है ना वो एक्साइट होने के बाद रिफ्रैक्टरी होती है, मतलब ये इम्पल्स यहाँ से पास हुआ, ठीक है, इसके पीछे वाली जो टिश्यू है ना वो रिफ्रैक्टरी है, ठीक है। अगर कहीं पे टेम्पररी ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जब इम्पल्स यहाँ पे आ रहा है तो ये टिश्यू हमारी ब्लॉक में है,
तो ये हमारी एक्साइट नहीं हो रही, ठीक है। और इसके बाद ये जो इम्पल्स है ना वो यहाँ घूम के जब वापस आएगा तो ये जो ब्लॉक है अभी वो ब्लॉक चला गया है क्योंकि वो ट्रांजिएंट था, तो अभी ये टिश्यू एक्साइटेबल है। तो ये जो है वो कंटिन्यूसली ये यहाँ पे ट्रांजिएंट ब्लॉक के जो वजह से जो एक्साइटेबल नहीं थी और बाद में एक्साइटेबल हुई, इसकी वजह से जो इम्पल्स है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहेगा और इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं सर्कस मूवमेंट। और ये जो मैकेनिज्म है इसे कहते हैं री एंट्री एंड सर्कस मूवमेंट, वो जनरेट कर रहा है हमारा कंटिन्यूस इम्पल्स। ऐसे कंटिन्यूसली इम्पल्स ये सर्किट में घूमता रहेगा। सेकेंड मैकेनिज्म है री एंट्रेंट एक्टिविटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बंडल ऑफ कैंट। यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, हमारा ऐसे नोड में से इम्पल्स जा रहा है, ए बी नोड, फिर बंडल, बंडल ब्रांचेस, ऐसे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल एक्स्ट्रा पाथवे जिसे कहते हैं बंडल ऑफ कैंट, यहाँ पे ये वाला, कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। तो कभी कभी क्या हो रहा है कि ये जो इम्पल्स है ना वो ऐसे नोड में से बंडल ऑफ कैंट में से वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में आकर के वापस से एवी नोड के पास जाएगा। तो ये बैकवर्ड जा रहा है वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस, तो ये भी हमारा री एंट्री करेगा और सर्कस मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। हमारा जो हार्ट है इसमें ये री एंट्री मैकेनिज्म क्यों होती है, तो एक है हमारा जो हार्ट है वो डायलेटेड हो गया है तो पाथवे लंबा हो जाएगा, और पाथवे लंबा हो जाएगा तो जब ये टिश्यू के पास हमारा इम्पल्स पहुंचेगा तब वो टिश्यू रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं होगी, तो फिर वो सर्कुलेट करता ही रहेगा। दूसरा है कंडक्शन वेलोसिटी, अगर हमारे इम्पल्स से कम हो गई है, अगर हमारा इम्पल्स धीरे धीरे कंडक्शन कर रहा है तो भी ये जो है इम्पल्स पहुंचेगा तब हमारी टिश्यू रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं होगी। और थर्ड, कोई ड्रग ली है जैसे एपिनेफ्रिन है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड ही छोटा हो गया तो वो टिश्यू है वो स्टिमुलेट होती रहेगी और इसकी वजह से री एंट्री होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया में हम डिस्कस करेंगे एट्रियल एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, नोडल एरिथमिया एंड पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया, एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। एट्रियल एरिथमिया की बात करें तो एट्रियल एरिथमिया में पहला है एट्रियल टेकिकार्डिया, जो हमने कर लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे एट्रियल इम्पल्स जनरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा 140 to 220 बीट्स पर मिनट, और ये रेगुलर होगा यूनिफॉर्म साइज में, और सभी इम्पल्स एट्रिया में से वेंट्रिकल्स में जाएंगे। इसके कॉमन कॉजेज में होता है अगर ज़्यादा कॉफ़ी या निकोटीन या अल्कोहल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ईसीजी पैटर्न होगी बट सभी टाइम इंटरवल है वो शॉर्ट होगी, और टी वेव जो है ना वो कभी कभी पी वेव के साथ मर्ज हो जाता है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट PQRST कॉम्प्लेक्स आएगा। नेक्स्ट एट्रियल एरिथमिया में है एट्रियल फ्लटर। यहाँ पे रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा 350 बीट्स पर मिनट, और ये कंडीशन में क्या हो रहा है कि कुछ एट्रिया के पार्ट्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बाकी के रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सभी सिग्नल्स हमारे ऐसे नोड में से एवी नोड में नहीं पहुँचेंगी। तो जो सिग्नल्स है वो एवी नोड में जा रही है, बहुत रैपिडली जा रही है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो लार्ज एंड स्मॉल हो गए, ऑल्टरनेट लार्ज एंड स्मॉल, और सभी बीट्स एट्रिया में से वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, तो ये रेशियो होगा हमारा 2:1 या 3:1। तो यहाँ पे जो ECG चेंजेस है वो सेम आएंगे, 2:1 या 3:1, और टेकिकार्डिया जैसे भी फीचर्स आएंगे। नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हो गया है 350 to 500 बीट्स पर मिनट। यहाँ पे क्या होता है, एट्रिया जो है वो स्लो एंड इरेगुलर एक्टिविटी दिखा रहा है क्योंकि एट्रिया का जो है वो कंट्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसके कॉजेज़ में आ रहा है अगर एट्रिया का इन्लार्जमेंट हो गया, कोई वाल्व डिजीज़ है या कोई वेंट्रिकल का फेलियर है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एट्रियल कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से जितना हमारा जो ब्लड फिल होना है वेंट्रिकल में वो नहीं होगा, जो है हमारा 20%। इसमें ECG चेंजेस क्या आएंगे, पी वेव एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एट्रिया में फिब्रिलेशन वेव्स आएंगे ऐसे कंटिन्यूसली लाइक दिस, जिसे कहते हैं एफ वेव, फिब्रिलेटिंग वेव। और RR इंटरवल है वो इरेगुलर होगा, मतलब कभी भी R वेव आ गया कभी भी बंद हो गया। QRST कॉम्प्लेक्सेस है वो नॉर्मल हो गए क्योंकि वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन है वो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इरेगुलर होगा। इसके ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, जिसे कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरीली जो हार्ट है ना पूरा रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा और फिर वो अपनी नॉर्मल साइनस रिदम जनरेट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या हो रहा है, रैपिड और रिपीटेटिव डिस्चार्ज हो रहा है पर वेंट्रिकल में से हो रहा है। इसका कॉज हो सकता है सीरियस हमारा हार्ट डिजीज़, या फिर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी है जैसे कि डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी है, या कोई एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन साइट है जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और इसके लिए क्विनीन देते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज़ करेगी और एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पे ECG चेंजेस में क्या आएगा, वाइड एंड एबनॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है ना, और पी वेव है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे इश्चेमिक वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर रेट है ना वो चेंज हो जाएगा, तो जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फ्लटर भी हो सकता है। और यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फ्लटर। यहाँ पे रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन 200 to 350 बीट्स पर मिनट होगा, और ECG फाइंडिंग में लार्ज ऑसिलेटिंग वेव्स आएंगे जिसे कहते हैं हेयर पिन वेव्स जो प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद आ रहा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यहाँ पे जो कार्डियक इंपल्स है वो स्प्रेड करेगा चेओटिक मैनर में वेंट्रिकुलर मसल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंपल्स है ना वो रिपीटेडली री एंटर होता रहेगा और रीसर्कुलेट होता रहेगा वेंट्रिकुलर मसल में। इसकी वजह से क्या होगा कि जो थोड़ा पोर्शन है ना वेंट्रिकुलर मसल का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी का रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। इसका क्लिनिकल आउटकम क्या होगा, 4 से 5 सेकंड के अंदर ये जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और प्रीमेच्योर टिश्यू डैमेज और डेथ भी हो सकती है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा या हार्ट मसल में इश्चेमिया हो गया। और यहाँ पे रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन हमारा हाईएस्ट होगा 350 to 500 बीट्स पर मिनट। क्लिनिकल फाइंडिंग में यहाँ पे ये देखिए, इरेगुलरली और एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल फ्लक्चुएशंस जैसे कि रेट, रिदम, एम्पलीट्यूड, अपीयरेंस, ये सब में फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट होते हैं ईसीजी में, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोशॉक डीफिब्रिलेशन कर सकते हैं वेंट्रिकल का। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं जो वेंट्रिकल के थ्रू पास करेगा और ये वेंट्रिकल के मसल्स को रिफ्रैक्टरी पीरियड में लेके जाएगा। इसकी वजह से जो हार्ट है ना वो 3 से 5 सेकंड के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी नॉर्मल बीट स्टार्ट करेगा। और इसमें कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हार्ट है ना इसे कंप्रेस करेंगे थ्रू द चेस्ट वॉल, जो हेल्प करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को पुश करने के लिए एओर्टा में, और जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होगा, ठीक है। आज हमने कार्डियक एरिथमिया कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।